में कुछ टाइम बचेगा। सो वेलकम टू द क्लास। और अगर क्या बोल रही थी मैं पहले का, तो हम अपना एक सब्जेक्ट और किसी का भी डायरेक्ट पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे अब आईपीसी। तुम्हारे सिलेबस में 3rd या 4th पेपर होगा। जितने मिनट की भी क्लास है उतने मिनट, 14 मिनट 13 मिनट है। तो आईपीसी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, सीधी सी बात है। देखो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही आना है, ठीक है। लगभग फैक्ट एक जैसे हैं, ओके, थोड़ा बहुत अंतर है। सेक्शन इधर उधर हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत के जो भी अंदर है हम बताएंगे। बट आगे चल के लल्लम वगैरह हर जगह तुम्हारा बीएनएस ही है ना। अभी देखो एपीओ का सिलेबस हम तुम लोग को शेयर किए हैं, उसमें भी बीएनएस आ गया है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, हर जगह बीएनएस लागू हो गया है, नया लॉ लागू हो गया है। आई डोंट नो सिलेबस में ये क्यों है अभी भी, बट ठीक है। तो हम लोग बीएनएस पढ़ेंगे। अब देखो बीएनएस में भी दूसरा दो हो गया था, बीच में अमेंड हो गया था तुरंत ही। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि पुराना वाला है कि नया वाला है। अगर ये पुराना वाला होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बट आज मेरे पास चाहिए तो हम शाम को इसको मिला लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हमको पढ़ाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम बेयर एक्ट में इंडेक्स नहीं है इसमें, तो इंडेक्स कैसे पढ़ना है ये हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले में बताएंगे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं। एक शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां देख लेना, इसमें नहीं है तो नहीं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है बीएनएस। बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारा 7th पेपर आएगा 2nd सेमेस्टर में, तो बिना बेयर एक्ट पढ़े तुमको ये भी नहीं पता चलेगा कि 7th पेपर में लिखना क्या है, हेडिंग क्या होती है, पेपर क्या होता है वगैरह। अब देखो ये लिखा हुआ है 45, लिखा है ना, इसका क्या मतलब होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। जुडिशियल एपीओ के एलएलएम के एंट्रेंस में इसका मतलब होता है कि 45 नंबर पे आया था, ठीक है। मान लो घर में 7-8 बच्चे हैं, ठीक है, तो कोई बच्चा 8वें नंबर पे आया होगा, कोई 7वें नंबर। मान लो कि क्लास में टेस्ट हुआ है कोई, तो कोई बच्चा 1st नंबर पे आया, कोई 2nd नंबर पे, कोई 3rd नंबर पे, है ना। तो 2023 में जितने भी एक्ट आए उसमें ये 45 नंबर पे था, ठीक है। कब ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा गया, 25 दिसंबर 2023 को। अब ये इसका प्रिम्बल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्या है उद्देश्य, क्या है इस विधि का। इस विधि का देखो ये सब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार में कहानी जैसा लग रहा है, बट जो तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तुमको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2 बार 3 बार बेयर एक्ट लेकर पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे, जहां जहां मैं इससे टच कर रही हूँ उसको ऐसे हाईलाइट करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बहुत मत गोच देना, क्योंकि दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे ना तो और गोचोगे फिर, ठीक है। अपराधों से संबंधित, किससे संबंधित, अपराध से संबंधित उपबंधों, उपबंध मतलब विधि नियम विनियम सब। अपराध से संबंधित उपबंधों का समेकन करना, समेकन मतलब एक जगह करना, और अपराध से संबंधित उपबंधों का संशोधन करना, मतलब अपराध से संबंधित कोई कानून है उनको एक जगह पर रखना, ठीक है। और अगर ऐसे कानूनों में कोई संशोधन बदलाव करना है उनका करना, तथा उसके संबंध या उसके अनुसांगिक विषयों के लिए, और उससे संबंध में अन्य कोई कानून है उसके लिए क्या, ये विधि है, कौन सी, बीएनएस। तो बीएनएस का उद्देश्य क्या है, अपराध से संबंधित विधियों को समेकन करना, शॉर्ट में देखो, एक जगह करना, अपराध से संबंधित विधियों को संशोधित करना, ठीक है, और उसके संबंध में अन्य कोई विषय है अपराध से संबंधित, उसके लिए क्या किया जा रहा है, बीएनएस का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये इतना बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला था उसकी हेडिंग जो थी, इस पर से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो चूंकि न्यू लॉ है तो इसमें से भी पूछेंगे। भारत गणराज्य के 74th ईयर में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो, ठीक है। चैप्टर 1, कितना चैप्टर है क्या है, अभी देखो वहां पे इंडेक्स नहीं था, नहीं तो वहां बता दिए होते। और आई थिंक इसमें पहले से कम सेक्शन, शायद कम है, आईपीसी में 511 सेक्शन थे, ठीक है। तो इसमें कम क्यों है, देखो आईपीसी में सेक्शन आई थिंक सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक परिभाषा दी हुई थी, ठीक है, ओके। और इसमें क्या किया गया है, सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे ऐसे करके
और कुछ सेक्शन 3 में, ऐसे करके, ठीक है। परिभाषाओं को एक धारा में डाल दिया गया है। तो ये ऐसा नहीं सेक्शन सारे चले गए हैं, सेम टू सेम परिभाषाएं हैं, ठीक है। बट पहले अलग से सेक्शन ही थी, सबका अलग अलग घर था। मान लो ये एक्स का घर है, ये वाई का घर है, ये जेड का घर है, तो गिनने पर 50 घर आते थे, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये तीनों का मिलाकर एक मोहल्ला हो गया, मोहल्ला ए और एक मोहल्ला बी। तो अब गिनने पर 2 घर आ रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सब सेक्शन डाल दिए गए हैं, ठीक है, उसको सेक्शन के अंदर सेक्शन डाल दिया गया। अब सेक्शन के अंदर सब सेक्शन क्या होता है बता रहे हैं, देखो। तो ये आ गया सेक्शन 1, ठीक है। इसका नाम क्या है सेक्शन 1 का? कहाँ गया यार, इसका पेन ही नहीं दिखता हमको। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, ठीक है। जब तुम बुक खरीदोगे तो यहाँ सेक्शन 1 के ठीक सामने यहाँ पे इसका ये हेडिंग रहेगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले संक्षिप्त नाम दिया है। संक्षिप्त नाम सबसे पहले हर इंसान अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ये है, वो है, जो भी है, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 393 94 में हमने देखा था, है ना। तो क्या नाम है इसका, संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023, ओके। दूसरा दूसरा इसकी प्रवृत्ति कब प्रारंभ होगा वगैरह बता रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत करे, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने बेयर एक्ट में यहाँ ऐसे लिख लेना बगल में, 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, ठीक है। जब एक्ट हुआ, अब भी तुमको बेयर एक्ट में भी यही लिखा मिलेगा, ठीक है। और नीचे लाइन में 1 जुलाई 2024 तुम लिख लोगे, क्योंकि 1 जुलाई देखो 2023 में चूंकि ये बना हुआ था और लागू 1 जुलाई 2024 से हुआ है, ठीक है। चलो, अब देखो तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों, देखो ये सब सेक्शन है। पहला तो सेक्शन कितना हुआ, एक ही हुआ, बट उसके अंदर हमको 3 सब सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत में दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब हम तुमको बता दें, ये अलग सेक्शन था, ये सेक्शन 3 अलग था, सेक्शन 2 या 3 था आईपीसी में, ठीक है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रहा एलएलबी के, ठीक है। बट तुम्हारे डेफिनेटली डेफिनेटली एलएलएम के एंट्रेंस वगैरह वगैरह, नेट, एपीयू सब में आ सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 13 कहता है कि कोई व्यक्ति, मान लो एक्स है, ओके, उसने कोई कार्य किया या कोई लोभ किया, मतलब कोई कार्य करना था उसको नहीं किया, ठीक है। मम्मी बोली बर्तन धुल लो, नहीं धुला, तो हमने कार्य में लोभ कर दिया, ठीक है। और ऐसे कार्य लोभ के लिए अगर वह भारत में दोषी है, अगर वह भारत में दोषी है, ऐसे कार्य या लोभ के लिए भारत, तो किस किस विधि में जाएगा, इस संहिता में। इस संहिता में मतलब बीएनएस में ही दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर दंड दिया जाएगा तो इस संहिता के अधीन, नहीं तो अन्यथा नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 13 कहता है कि अगर कोई तुमने कार्य किया है जो अपराध या लोभ है और भारत में दंडनीय है वह, तो आपको बीएनएस के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, ठीक है, ओके। नहीं तो मान लो किसी को कैसे पता चलता है कि हमने ये अपराध किया है, तो हम किस विधि में जाएंगे, ये लिखा हुआ है सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 अभी तक तो ठीक है। 14 क्या कह रहा है, हमने भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया था, ओके। एक्स है, उसने कोई कार्य किया, भारत से बाहर किया, जहां पर वो कार्य किया वहां पर वो चाहे दंडनीय रहा हो चाहे ना रहा हो, ठीक है। मान लो सऊदी अरब गया और उसने दूसरा विवाह कर लिया, बहु विवाह कर लिया, ठीक है। सऊदी अरब में बहु विवाह दंडनीय नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नाउ अगर वो, अब ये कह रहा है कि अगर वो भारत में है,
बहुविवाद तो भारत से बाहर करके आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध उसने भारत में ही किया है। ठीक है, समझ में आया? भारत से परे किसी किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा कि मानो वो कार्य उसने भारत में किया हो। ओके, तो 1.3 बोल रहा था कि अगर आप भारत में कोई कार्य या अपराध करते हो तो उसके लिए आपको किसमें दंड दिया जाएगा? बीएनएस में दंड दिया जाएगा। अगर आपका कार्य या अपराध बीएनएस में दंडनीय नहीं है तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। 1.4 कह रहा है आप भारत से बाहर कोई कार्य करते हो जो बीएनएस में दंडनीय है, ठीक है, तो अगर आप भारत में पाए जाओगे नहीं जाएंगे अभी, तो ये माना जाएगा कि आपने वो अपराध कहाँ किया है? भारत में किया है। ठीक है, अगर आप भारत में आओ तो फिर आपको दंड मिलेगा, इतना जानते रहना। ठीक है, नाउ 1.5, ये सारे सेक्शन अलग अलग थे। ठीक है, आईपीसी में, इसीलिए वहां पे सेक्शन ज्यादा दिखता है, यहाँ सब सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, इस संहिता के उपबंध, किस संहिता के उपबंध? बीएनएस के उपबंध। ठीक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है। एक्स सी है भारत का सिटीजन, भारत से बाहर कोई क्राइम करता है। ठीक है, ओके। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत एक जहाज है, भारत का जहाज है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, चाहे वो जल में चलने वाला हो, चाहे वो हवा में चलने वाला हो, चाहे जमीन के अंदर चलने वाला हो, चाहे पहाड़ के अंदर चलने वाला हो, भारत में रजिस्ट्रीकृत है। ठीक है, ठीक है, और वो कहीं गया हुआ है जहाज, मान लो भारत की सीमा से बाहर है, मान लो कि अमेरिका गया हुआ है या अटलांटिक गया है, और उस जहाज पर कोई व्यक्ति अपराध करता है। ठीक है, अब भारत में रजिस्ट्रेड जहाज है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर हर व्यक्ति भी भारतीय होगा, नहीं। मान लो भारत का हवाई जहाज है, एयर इंडिया का, भारत में रजिस्ट्रीकृत है, तो वो कैसे भारत के लोगों को भी ट्रेवल कराते हैं? हो सकता है कोई विदेशी रहा हो, या हो सकता है कोई भारतीय रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि वो जहाज भारत में ही नहीं हो तभी, या हो सकता है वो जहाज इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो तब उस पर कोई अपराध किया गया। ठीक है, किसी अमेरिकन द्वारा किया गया, अमेरिका में किया गया, लेकिन उस जहाज के ऊपर किया गया जो कि भारत में रजिस्ट्रीकृत थी। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? भारत में कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उसको लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है। सुने होंगे कि पूरा मेडिकल फैसिलिटी किसी देश की जो है हैक कर ली गई है, कंप्यूटर पूरा हैक कर लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे आईपीसी में भी था। ठीक है, जिससे आईपीसी में था, डिट्टो जैसे लिखा है ऐसे लिखा था, सेक्शन अलग थे। ठीक है, पुराना सेक्शन यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है। तो भारत का नागरिक भारत से बाहर कहीं अपराध करता है, भारत का जहाज है, रजिस्ट्रीकृत है, उस पर चाहे भारत का व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति विदेशी कोई क्राइम करता है, या भारत के किसी कंप्यूटर साधन को आप टारगेट कर रहे हो भारत से बाहर बैठकर, ठीक है, तो उन सब के ऊपर कौन सा अपराध लागू होगा? बीएनएस का। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि इस अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय होता। आई होप कि समझ में आया। चलो हम बहुत तेज से पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देख लो, समझ में आएगा। ए जो भारत का नागरिक है, बहुत अच्छा बात है, भारत से बाहर और परे, ओके, किसी स्थान पर हत्या करता है, बहुत अच्छा काम किया उसने, शाबाश। अब इतना अच्छा काम किया है तो अवार्ड मिलेगा। वह भारत के किसी स्थान में बीच में क्लास कट हुई थी तो यहाँ से है ना,
तो ए है वो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर किसी स्थान पर हत्या करता है। अब वो एक्स गया बाहर, विदेश गया, मान लो कि एक देश है एन, यहाँ गया, किसी की हत्या किया, वहां से भाग आया, वाह मैं तो बच गया, हत्या करके आया और भारत में उतरा। अब जहां भी पुलिस इसको पकड़ेगी, मान लो कि इसको दिल्ली में पकड़ी, ठीक है, तो जिस एरिया में इसको पकड़ा जाएगा वहीं पर इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। दिल्ली वाली पुलिस पकड़ी है तो दिल्ली में होगी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक है, भारत से बाहर अपराध करता है और वापस आ जाता है, ठीक है, वहां नहीं पकड़ा गया, तो भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषित मतलब दंडित किया जा सकेगा। ओके, अगला क्या है, बीएनएस, इस संहिता की कोई बात। इस संहिता का क्या मतलब हुआ, बीएनएस की कोई बात, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, मतलब डिफेंस ले लो, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, ये होगी सेवा के अधिकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय प्लस डिफेंस, डिफेंस मतलब आर्मी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये क्या बोल रहा है कि भारतीय न्याय संहिता किस पर लागू नहीं होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर कोई कार्रवाई होनी है, डिफेंस हमारी आर्मी पर, आर्मी में किस चीज के लिए, मान लो अब आर्मी ने विद्रोह कर दिया है या अभित्यजन कर दिया है, ठीक है। अभित्यजन क्या होता है, कोई आर्मी का बंदा है, अपना नौकरी एंड मौके पे जब युद्ध छिड़ा या किसी कारण से छोड़ के भाग गया, है ना, तो इसके लिए अलग से चूंकि लॉ है, इसके लिए अलग से थोड़ा सा बड़ा ही लिख रहे थे तभी सही था, तुम लोग को दिख रहा था, है ना, हमने उसके लिए छोटा कर दिया और तुम लोग को नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके लिए अलग से लॉ बना हुआ है, आर्मी का अलग से लॉ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के लिए भी अलग से लॉ है। ये दो अपवाद हो गया। तीसरा, कोई स्पेशल विधि कहीं लागू होती है, स्पेशल विधि क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, जैसे भी देखेंगे, आईपीसी में भी परिभाषित, इसमें भी स्पेशल लॉ है या कोई लोकल सॉरी कोई लोकल लॉ है, ठीक है, स्थानीय विधि है, किसी एरिया में कोई लोकल लॉ लागू होता है, लोकल लॉ मतलब होता है स्थानीय विधि। देखो, बहुविवाह अपराध है, ठीक है, बट उत्तराखंड में और तिब्बत में भी, लेकिन तिब्बत चूंकि हमारे एरिया में नहीं आता है, हम उत्तराखंड में वहाँ पे कुछ ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ पे जितने भाई होते हैं उनकी एक ही वाइफ आती है, लेकिन अगर बीच में ये रस्म टूट जाती है तो फिर ये रस्म मान्य नहीं रह जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन लॉ, ठीक है, कि अगर आपके यहाँ ये रस्म आपने तोड़ दी थी बीच में तो अब हम आपको लागू नहीं करने देंगे। जस्ट एक कपल है, दो भाई हैं और उसने एक लड़की से शादी की है, तो मैं क्यों इस केस को फिर से बता रही हूँ, जस्ट कल फिर से न्यूज में दिखा था मुझे, ठीक, एक बंदा इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है और एक बंदा अमेरिकन का नौकरी कोई कंपनी में काम करता है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी में, और दोनों ने एक ही लड़की से शादी की है, ठीक है, तो बहुविवाह तो अपराध है, बट चूंकि वहां का ये लोकल लॉ है, लोकल कस्टम है, तो आईपीसी बीएनएस में बहुविवाह अपराध है, दंडनीय है, बट वहां का लोकल लॉ है तो बीएनएस वहां लागू नहीं होगा इस मामले में, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं बीएनएस के, किसमें दिए हैं, आर्टिकल 16 में ना, पुरानी आईपीसी में आर्टिकल नहीं सॉरी सेक्शन 16 में, पुरानी आईपीसी में अलग से सेक्शन ही था इसका, ठीक है, सबका इन सबका। अब देखो जो मैं बोल रही थी कि सेक्शन 6 से लेकर 52 तक, ठीक है, ठीक है, ये नया वाला ही है बेटा, जो बीएनएस में ये नया वाला जो लॉ आया था ना, इसमें क्या हुआ था कि ये भी अमेंड किया गया था, फर्स्ट टाइम जो आया तो विपक्ष पार्टियों और सबकी राय मांगी गई उस पर, ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी, फिर कुछ संशोधन करके दूसरा आया बीएनएस दूसरी संहिता वगैरह, बट मुझे इस बारे में पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम बहुत कम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, हमको थोड़ा सा उस समय कॉमिक पढ़ने का शौक चढ़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, अपना नोट्स निकाला, इस इंडेक्स निकाल के मैं पढ़ती हूँ, मैंने 2 महीने तक खुद पढ़ा, फिर तब तक मेरे सर जो थे
वो एक है, सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा, सर लगता है कुछ गलत पढ़ा रहे हैं क्या। मैंने कहा "नहीं यार, सर कैसे गलत पढ़ा सकते हैं"। मैंने पूरा, मेरे गुरु एकदम मेरा एक फ्रेंड है, वो बीएचयू से पीएचडी कर रहा है। मैंने उसको फोन किया यार, मैं 2 महीने से पढ़ रही थी, अब सर वाले से मेरा मैच नहीं कर रहा, ये मैंने कहाँ से गलत प्रिंट निकाली, बता मुझे कुछ। तो कह रहा है तूने पहला वाला प्रिंट निकलवाया क्या। मैंने कहा हाँ। कहा, दूसरा प्रिंट निकलवा, मैं भेजता हूँ दूसरा निकलवा। फिर मैंने दूसरा निकलवाया तो उसमें ये जीव जंतु था, मेरे सर जो पढ़ा रहे थे उसमें भी ये जीव जंतु नहीं, सॉरी, ये शिशु था, बालक, ठीक है। और फर्स्ट वाले में मेरे शिशु नहीं था, ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब मैंने ये निकलाया, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, 7-8 महीना हो गया, क्योंकि मैं फिर तब से बीमारी से जूझ रही हूँ, इसलिए मैं मैंने कहा ना, मैं भी नीचे देखूंगी, कंफर्म कर दूंगी। ये वाला शिशु है ना, तो ये बीएनएस न्यू वाला, ये ठीक है, सही है एकदम, ये वाला ठीक है। ओके, तो ये सारे सेक्शन जो है क्या कहते हैं, अलग अलग सेक्शन में थे, सेक्शन 6 टू लेकर 52 तक। देखो ये वाला न्यू है, ये न्यू है, ये पूरा ये आईपीसी में नहीं था। हाँ, देखो कितना है इसमें टोटल, देखते हैं। सेक्शन आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अकेला सेक्शन तुमको लेगा कम से कम 2 या 3 क्लास, क्योंकि इसमें से 1-2 टॉपिक ऐसे हैं ना जिसमें पूरा तुम्हारा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एलएलबी एग्जाम में, सिर्फ परिभाषा याद है बस, ठीक है। प्रतिभूति, अच्छा हाँ, ये देखो 38, ये देखो, ओके, ये 39 हो गया, देख रहे हो, सेक्शन 2 लिख दिया, उसके अंदर 39 सब सेक्शन है, और वहाँ पे पूरे अलग अलग थे, ठीक है। सदोष हानि अलग था, सदोष लाभ अलग था, वगैरह सब सेक्शन अलग थे, अंदर का फैक्ट पूरा वही था, ठीक है ना। ओके, तो देखने में लग रहा है कम हो गया सेक्शन, नहीं सेक्शन कम नहीं हुआ है। और उसके बाद ये देखो, ये सेक्शन 3 में भी कुछ चीज़ें एक जगह कर दी गई हैं, ये भी अलग अलग थे, ठीक है, ये सब अलग अलग थे, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, हो सकता है हम किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ले सिर्फ यही पढ़ा है, ओके। चलो, और तुम्हारा यहाँ से चैप्टर चालू होगा सेक्शन 6 से दंडता। ओह, सेक्शन 6 कहाँ गया भैया, सॉरी 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 सॉरी, सेक्शन 4 से आई थिंक, हाँ सेक्शन 4 से, ये चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 से पढ़ोगे तो यहाँ से मजा आएगा आईपीसी पढ़ने में, मतलब बीएनएस पढ़ने में, क्योंकि यहाँ तुम देखोगे दंड कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर तुमको एक नया दंड दिखेगा, ठीक है। फिर तुमको आजीवन कारावास के बारे में बताएंगे, क्या वो हम आजीवन, सॉरी कल क्या बोलते हैं उसको, काला पानी के बारे में, कब हटा दिया गया था हमारे आईपीसी से, ठीक है। आईपीसी में प्रावधान था, बट आज़ादी से पहले उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अभी अच्छे दिख रहे हैं ना, तो 6 की जगह 5 दंड हो गए थे, ठीक है। वो एक विलोपित था, वहाँ दिखता था लेकिन विलोपित था, एंड देन वापस वो कितने हो गए थे, 6, सॉरी अब वापस कितने हो गए, 6 हो गए। सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा का सबसे पहले तुमको कहाँ बीएनएस में दिखेगा, तो भी हम देखेंगे। कोई नहीं, नया बच्चा ऐड हो रहा है, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उनको दवा खानी है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलो हम कट कर रहे हैं, कुछ पूछना हो तो पूछो।